हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी ठीक चल रही है। जो पिछला लेक्चर था वो अच्छा गया एंड एट द सेम टाइम आपके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ठीक तरीके से आंसर किया ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा भाई, आज का जो हम लोग लेक्चर शुरू करने लगे हैं ये हमारा स्टार्ट है ऑफ अवर मेन टॉपिक्स जो कि हमारे एग्जाम के अंदर 100% श्योर शॉट्स आएंगे। इसमें अंदर ये नहीं होगा कि सर ये चीज आएगी ये नहीं आएगी, नहीं। टुडे इस लेक्चर के बाद आप जो कुछ भी पढ़ने लगे हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसकी एग्जाम की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या वो पेपर में आएगा नहीं आएगा, आज तक नहीं आया। बट वी कैन नॉट से अबाउट द फ्यूचर, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो भी हम लोगों ने पढ़ना है वो लेक्चर, वो टॉपिक पेपर के अंदर आ भी चुका है एंड फ्यूचर में आएगा भी। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले मैं आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। और जो टॉपिक्स हम लोग शुरू करने लगे हैं आपकी बुक में से, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6, जब हम लोग एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने लगे, जब हम लोग ये खत्म कर लेंगे तो आपका चैप्टर बुक के अंदर से, कैप्लन स्टडी टेक्स्ट के अंदर से चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 6 तक सारे के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे, वो आपको आते होंगे। ठीक है। वंस अगेन नोट्स आपको मिलेंगे। ये नोट्स शॉर्ट नोट्स होंगे जस्ट टू कीप सम थिंग्स अपॉन योर फिंगर टिप्स, रिविजन के तौर पे आपकी हेल्प कराने के लिए। ठीक है। इसके अलावा यस, हम लोग 100% बुक के ऊपर ही रिलाई करते हैं और उसी के ऊपर ही रिलाई करेंगे। रीजन बीइंग के बुक से बेहतर कोई भी चीज नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। लेट मी स्टार्ट, गिव मी वन सेकेंड। जो हमारा टॉपिक है दैट इज एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। ये एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म क्या चीज है? F8 के अंदर आपने एथिक्स पढ़ा था। अगर एथिक्स थोड़ा सा रिवाइज कराता चलूं तो अगर आपको याद हो तो आपने ये पढ़ा था कि व्हाट इज मेंट बाय आईकॉप स्क्वायर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते थे, फिर उनको से थ्रेट्स क्या होते थे, उनके अगेंस्ट सेफगार्ड्स होते थे, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बहुत बड़ा पेज हम लोगों ने पढ़ा था, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी से आगे बढ़ के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे मूव किया था। ठीक है। ऑल ऑफ दीज वर व्हाट, ये सारे का सारा एथिक्स थे। अब इन एथिक्स को जब हम लोगों ने कवर अप किया था तो F8 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, F8 एग्जाम की बात करो, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन 20% ऑफ अवर एग्जाम सिलेबस कवर अप हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें भी आपको विद एथिक्स पढ़नी पड़ेगी। जो सबसे बड़ा चेंज है, एथिक्स के साथ साथ जैसे एथिक्स हुआ करता था वैसे ही अब प्रोफेशनलिज्म है। आप आइडियलाइज करें इस चीज को कि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनर भी यही अंडरस्टैंड करते हैं और यही सपोज करते हैं कि भाई आप बैठे हुए हैं फर्म के अंदर और आप एग्जाम्स अपने, आप 3 साल की पीईआर के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। आप फर्म के अंदर बैठ के ऑडिटर बन के काम करें, मतलब आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं। तो प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जो मसले आपको फेस होते हैं वो सारे मसले भी एथिक्स के साथ साथ हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है। This is the small introduction of ethics and professionalism. अब ethics and professionalism, these two are two different things. Ethics एक अलग चीज है, professionalism एक अलग चीज है। Ethics के अंदर वही थोड़ी बहुत पुरानी बातें और एक एडिशन होगी। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आईकॉप स्क्वायर वाले आने चाहिए। गिव मी अ सेकंड, मुझे जूम करने दें। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आईकॉप स्क्वायर वाले आने चाहिए। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या आना चाहिए? आपको सेफ गार्ड एंड थ्रेट्स जो कि हमने F8 में पढ़े थे वो आने चाहिए, अगेन एथिक्स को कवर अप करने के लिए। फिर इसके साथ साथ साफी, जो मैं आपको मेमोनिक पढ़ाया करता था, आईकॉप स्क्वायर थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड पी स्क्वायर मतलब 2 P है, एक पी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, दूसरा पी प्रोफेशनल बिहेवियर। और फिर उसके बाद उसके थ्रेट्स, ये एम को जरा भी साइड पे करें। हम लोग पढ़ा करते थे F8 में साफी के नाम से सारे थ्रेट्स और उसके अगेंस्ट क्या याद करते थे? उसके जो सेफ गार्ड्स हुआ करते थे, थ्रेट्स क्या थे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। अब ट्रिपल ए के अंदर एक नई चीज ऐड हुई है दैट इज एम। ये एम कहलाता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, दिस एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है कि ऑडिटर जा रहा है ऑडिट करने के लिए और कंपनी की मैनेजमेंट या सीएफओ या कोई भी मैनेजर आपको कहता है कि सर मेरी इस चीज में आप हेल्प आउट करा दें, आप ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं। भाई आप जाते हैं हेल्प आउट कराने के लिए और
आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसकी वजह से कंपनी का ब्रीफ मोमेंट के लिए, मतलब जब वो आप काम कर रहे थे उस मोमेंट के लिए कंट्रोल आपके पास आ जाता है। इसको कुछ इस तरह से समझें कि भाई आपका मेहमान आपके घर पे आता है, आप सारे डिसीजन लेने वाले हो कि भाई मेहमान को क्या खाना खिलाना है, चिकन खिलाना है या नहीं खिलाना, आप डिसीजन लेते हो। क्या मेहमान को लस्सी पिलानी है या फिर नहीं पिलानी, आप डिसीजन लेते हो। मीठे में क्या खाएगा मेहमान हमारा, ठीक है। और लेकिन जब वो मेहमान आता है तो आप उससे पूछते हो कि सर आप बताएं क्या करना है। अब ये आपके घर के अपने डिसीजन मेकिंग थी, राइट, इसमें किसी और को शामिल नहीं होना चाहिए था। बट वो आया, घर आया मेहमान, आपको कहता है मुझे चिकन नहीं, मुझे चाहिए बोटी, और वो भी तिक्का मलाई वाली बोटी चाहिए, मुझे लस्सी नहीं पीनी, मुझे चाय पीनी है, मुझे मीठे में खाना है हलवा, ठीक है, या कोई भी और चीज मुझे मीठे में खानी है, एनीथिंग। यहाँ पे सवाल मसला ये बनता है कि वो बाहर का बंदा, एक मेहमान आके कंट्रोल ले रहा है आपके घर के डिसीजन का। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट की दुनिया के अंदर भी जब ऑडिटर जाता है किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि ऑडिटर गलती से कंपनी के डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन जाएगा। और ऑडिटर पे ये लाजिम है कि वो कभी भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग का हिस्सा ना बने, कंपनी के डिसीजंस का कंट्रोल उसके पास कभी भी ना आए, इवन फॉर अ ब्रीफ मोमेंट। ऑडिटर ने ख्याल रखना होता है। तो थ्रेट्स के अंदर ये एम हम लोग एक एडिशनल पढ़ेंगे, और इसके अगेंस्ट सेफ गार्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से बचना है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक हो क्या? अच्छा, इसके साथ साथ एक एडिशनल एक और चीज एथिक्स के अंदर जो हम लोगों ने पढ़नी होगी, दैट विल बी, गिव मी अ सेकंड प्लीज, दिस विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा था कि व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब एक कंपनी दो कंपनीज का, एक फर्म दो कंपनीज का ऑडिट कर रही है, और वो दोनों कंपनीज आपस में कंपेटिटर है या आपस में कस्टमर एंड सप्लायर है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। एक इंफॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह सबमिट ना हो जाए। इसके अगेंस्ट फिर सेफ गार्ड्स क्या होते थे, हम लोग ये भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये तो सारा का सारा था एथिक्स, और इसमें एक एडिशनल चीज थी एम, ये हम लोगों ने कवर अप करना है, एंड दिस विल बी डन विद इन टुडेज लेक्चर, ठीक है। अब अगर हम लोग आए प्रोफेशनलिज्म की तरफ, तो प्रोफेशनलिज्म वो वाहिद टॉपिक है जो कि एक नया है, बिल्कुल जीरो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। जब आप एथिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको ऑलरेडी आता होगा, आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। आपकी रिविजन हो रही होगी। सेफ गार्ड के थ्रेट्स याद करने को बोलूंगा तो वो आपको ऑलरेडी आते होंगे, आपने पढ़ना होगा, आपको याद हो जाएंगे क्योंकि एफेट में आपने किए थे। बट जब मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करता हूं तो ये बिल्कुल एक नया टॉपिक होगा। यस, अब जिस तरह से हमारे पास मेमोनिक्स थे एथिक्स के लिए, वैसे ही जैसे आइकॉप स्क्वायर मेमोनिक था हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए, साफी और एम यानी साफिम हो गया, ये एक मेमोनिक था थ्रेड्स को याद रखने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मेमोनिक नहीं होता। इसी तरह से प्रोफेशनलिज्म के हर एक चीज को याद रखने के लिए मेमोनिक है मैप, MAP। M stands for money laundering, A stands for auditor's liability, and P stands for practice management। मनी लॉन्ड्रिंग एक पूरा सेपरेट टॉपिक है जो कि हम लोग कवर अप करे होंगे ऑलरेडी। आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। कि आप इलीगल मनी जब व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे होते हो, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हो, मनी लॉन्ड्रिंग होता है। इसके अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये सब कुछ हमने AAA में याद करने, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ऑडिटर की लायबिलिटी के अंदर फिर फर्दर डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे कि ऑडिटर की लायबिलिटी से रेलेवेंट टॉपिक्स आपने पढ़े थे F8 में, लॉज एंड रेगुलेशंस के रेलेवेंट, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने पढ़ा था, हमने ये पढ़ना होगा। फ्रॉड एंड एरर से रेलेवेंट मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पढ़ा था, दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह ऑडिटर्स लायबिलिटी के अंदर फाइनल जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोफेशनल लायबिलिटी। कि भाई ऑडिटर को देखना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत ख्याल से करे, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत किया तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि भाई कंपनी में मिस्टेक थी, आपने आइडेंटिफाई नहीं की, आपके ऊपर केस हो जाएगा कल को, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, यू आर लायबल टू द पब्लिक, ठीक है। ये एक सेपरेट टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। इन दो लायबिलिटीज के अलावा जो भी लायबिलिटी होती है दैट इज विद इन प्रोफेशनल लायबिलिटी, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारा प्रोफेशनलिज्म के अंदर एक फाइनल टॉपिक होगा दैट विल बी पी, मैप का पी, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट। और प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर 1 2 3 4 5 डिफरेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सबसे पहला है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने ऑडिट कर रहे हो एक कंपनी का, लेट्स सपोज KPMG इज राइट नाउ ऑडिटिंग अरामको कॉर्पोरेशन सऊदीया के अंदर। KPMG कैसे इंश्योर करेगा इंटरनली कि उसने अच्छा ऑडिट करना है बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, फिर ऑडिट खत्म हो गया तो ऑडिट के बाद किस तरह से रिव्यू करना है कि जो हमने ऑडिट किया था क्या वो ठीक किया था या नहीं किया था,
ताकि कल को पता लग सके कि भाई हम लोगों ने जो मिस्टेक्स की थी वो रिपीट ना हो, क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको एक सिनेरियो दे देगा और बोलेगा कि ये काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ऑडिट हो चुका है, आप एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जूनियर ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये असेस करो क्या ये ऑडिट ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब आप इसमें पढ़ोगे यार ये काम गलत हुआ है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये काम गलत हुआ, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, सैंपल इन्होंने इस तरह से उठाया, इस तरह से नहीं दूसरी तरह से उठाना चाहिए था, एथिक्स इनकी खराब थी, एथिक्स इनकी मीट ही नहीं करती थी, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में पड़े हुए थे फिर भी ऑडिट करने चले गए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का कोई सेफ गार्ड नहीं लगाया गया। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन होगी, आप एक्सप्लेन करोगे उसको, उसके अगेंस्ट आप बताओगे क्या करना चाहिए। ये थी क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर आती है एडवर्टाइजमेंट। देखिए आप एक बिजनेस है, बेशक आप एक ऑडिटर हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा आसमान पहाड़ों से ऊपर ना समझें, आप बादलों से ऊपर ना जाएं, अपने सर को जमीन के साथ, पैरों को जमीन के साथ लगा के रखें। यू ऑल्सो नीड मनी टू सर्वाइव। और पैसा कब आएगा, बेशक आप ऑडिटर हैं, बड़े तीस मार खान है, पैसा तब तक नहीं आएगा जब तक कोई कंपनी आपसे अपना ऑडिट नहीं कराएगी, ऑडिट नहीं करवाएगी। कोई कंपनी आएगी आपसे ऑडिट करवाने के लिए, तभी तो आपके पास पैसे आएंगे, फीस आएगी, आपने अपने स्टूडेंट्स को, जो आपके पास ट्रेनीज है, जो आपके पास मैनेजर्स है, मैनेजमेंट है, उनको सैलरी देनी है। अब एडवर्टाइज जब करते हो अपने आप को, तो कैसे करते हो, क्या जिस तरह वो आपके पास आया करती थी, एड्स आती हैं कोलगेट की, आपके पास जिस तरह से एड्स आती हैं किसी मिल्क पैक की, आपके पास एड्स आते हैं नेस्ले के किसी प्रोडक्ट की, टीवी के ऊपर उस तरह एडवर्टाइज करते हो, सोशल मीडिया के ऊपर एड्स लगा देते हो, टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बना लेते हो? नो, इसका एक खास तरीका होता है एडवर्टाइज करने का, जो कि हमें समझाया जाता है विद इन दिस। और आपका इसका भी एक सिनेरियो आएगा कि हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की, उसमें हमने ये चीज की, ये चीज की, और गिवन स्टैंडर्ड जो कि आप याद करके जाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि यार क्या चीज हमने गलत की हुई है यहाँ पे, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इसी तरह से, जब कोई कंपनी कहती है कि हम लोगों को ऑडिटर चाहिए, कोई ऑडिट करने के लिए हमारी कंपनी को, तो डिफरेंट ऑडिटर्स मिलते हैं और टेंडर करते हैं, मतलब बताते हैं कि इतने पैसों में ऑडिट करके दूंगा, इतने टाइम में करके दूंगा, डिफरेंट कंपनीज बैठती हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है टेंडरिंग प्रोसेस। अब आपने भी टेंडर करना होता है, आपने भी टेंडर देना होता है कि भाई ये मेरी फीस है, इतने टाइम में करके दूंगा, ये मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। टेंडर कैसे बनाया जाता है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और ये टेंडर आप एक जूनियर ऑडिटर बन के बनाना भी सीखोगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। सो टेंडरिंग किस तरह से की जाती है ये पढ़ना है हम लोगों ने। फिर फीस कैसे बनाई जाती है, कि ऑडिट की क्या फीस होने चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ना है। एंड फाइनली एक बहुत मशहूर जमाना टॉपिक, जो कि F8 में भी आपने पढ़ा था, कि किसी न्यू क्लाइंट को एक्सेप्ट किस तरह से किया जाता है, कि हम आपको ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे, ये कैसे किया जाता है, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स। और इसके साथ साथ इसके अंदर दूसरा होता है इंगेजमेंट लेटर, वो भी एक्सेप्टेंस के अंदर फॉल करता है, वो भी हम लोगों ने पढ़ना होगा, ठीक है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूं, तो एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, आप ये नहीं कह सकते कि सर क्या एथिक्स का क्वेश्चन आएगा, क्या प्रोफेशनलिज्म का क्वेश्चन आएगा। अगर स्टूडेंट मेरे से सवाल पूछे कि सर पेपर के अंदर क्या एथिक्स पूछेगा ज्यादा, क्या चीज, क्या चांसेस है आने के, क्या एथिक्स आएंगे या प्रोफेशनलिज्म आएगा, तो मेरा जवाब उसको ये होगा कि सर आप इस पे फोकस मत करें कि क्या पेपर के अंदर एथिक्स ने आना है या फिर प्रोफेशनलिज्म ने आना है। बेटा आप इस चीज पे फोकस करें कि एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, आपको दोनों की दोनों चीजें आनी चाहिए। पेपर के अंदर आने के चांसेस कितने हैं, 100%। कितने मार्क्स तक का आ सकता है, फ्रॉम 15 to 20 मार्क्स। देख रहे हैं कितने मार्क्स हैं इसके, 80 मार्क्स का एग्जाम होता है ट्रिपल ए का टेक्निकल, बाकी 20 नंबर प्रोफेशनल है। 80 में से 15 to 20% पेपर, 15 to 20 मार्क्स का पेपर आपका यहां से उठ के आना है, ठीक है, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म से। अब वो यहां से किसी भी टॉपिक को टेस्ट कर सकता है जिधर से उसका दिल करे, ठीक है। वो ये भी कह सकता है कि यार आईकॉप्स फंडामेंटल एथिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, वो मैप बाय प्रोफेशनलिज्म के सारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे बोलेगा कि यार मुझे आप लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में बता दो, कोई इशू बता देगा आपको सिनेरियो में, क्वालिटी किस तरह मैनेज हुई नहीं हुई इसके बारे में पूछ लेगा, एडवर्टाइजिंग ठीक हुई नहीं हुई इसके बारे में पूछ लेगा। एक सिंगल क्वेश्चन इन सब मैप आई के अंदर से पूछ सकता है। या तो वो ये क्वेश्चन बना सकता है कि जस्ट आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज विद इन दिस सिनेरियो, एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करके दो। या तो अगर उसका ये क्वेश्चन है, तो मतलब आपने पेपर पे सिर्फ और सिर्फ फोकस किस चीज पे रखना है, इन चीजों पे रखना है, दैट्स इट। अगर उसका क्वेश्चन है कि
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोफेशनलिज्म इश्यूज, मोर स्पेसिफिकली वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर से बताएगा। ऑडिटर्स लायबिलिटी पे बात करनी है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर से एडवर्टाइजिंग पे बात करनी है, किसी एक सिनेरियो पे वो पहुंचेगा, ठीक है, पूरा प्रोफेशनलिज्म नहीं उठा के देगा वो, ठीक है। तो वहां पे आपके पास लिमिटेड हो जाओगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी लिखना है, अब एडवर्टाइजिंग का लिखना है, टेंडरिंग का लिखना है, फीस का लिखना है, समझ रहे हैं ना आप इस चीज को, ठीक है। अगर तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज दोनों को डिस्कस करें, आइडेंटिफाई करें और उनको एक्सप्लेन करें, तो उस केस के अंदर फिर आप दोनों के आंसर्स लिखोगे, दोनों को लिखोगे, मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जो इशू मिले, चाहे वो एथिकल इशू है, चाहे वो प्रोफेशनल इशू है, बस आपने उसके ऊपर लिखना शुरू कर देना है। लिखना कैसे है, अभी उधर नहीं जाना, मतलब पेपर के क्वेश्चन के टाइप ऑफ बता रहा हूं कि पेपर में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक हो क्या। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक हमने क्या चीज पढ़नी है, पेपर के अंदर ये कैसे पूछा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, शॉर्ट एग्जांपल कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन ऑफ, ये देखें आपकी किट के अंदर भी प्रोफेशनल एंड एथिकल कंसिडरेशंस, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस ये सिंपली मौजूद हैं अलग से, हम लोग इनको ट्राई करेंगे। फिर हो सकता है कि बंच ऑफ क्वेश्चंस के साथ, मतलब किसी और टॉपिक के साथ कंबाइंड भी एथिकल पूछ लिया जाए, प्रोफेशनलिज्म पूछ लिया जाए, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहला टॉपिक है जो कि हम लोग कवर अप करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक क्वेश्चन है, सितंबर 2022 का क्वेश्चन है ये, उसको जरा ट्राई करते हैं, दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से पूछा जाता है पेपर के अंदर। लेट्स सी। अब देखिए ये आपके पास सामने क्वेश्चन है, ठीक है, लेट मी चेक। हाँ, अच्छा, ये आपके पास सामने क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इवैल्यूएट द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अदर प्रोफेशनल मैटर्स, यानी उसने बोला क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रखो, क्वालिटी को चेक करो। यहाँ पे हमने क्वालिटी के बारे में किधर पढ़ा, क्वालिटी किधर आती है, प्रोफेशनल के अंदर आती है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट में आती है, ये रही क्वालिटी मैनेजमेंट। अब वो ये कहेगा एंड अदर प्रोफेशनल मैटर्स, यानी इसके अलावा कोई और भी अगर आपको सिनेरियो में मिलते हैं वो भी डिस्क्राइब करो। Identify during your review in each aspect of the planning and performance of एफ ग्रुप ऑडिट एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शंस टू बी टेकन, मतलब ऑडिट हो चुका है, वो ये पूछ रहा है कि हमने क्वालिटी अच्छे से मेंटेन की या नहीं की, आप हमें ये बताओ, ठीक है, हर एक पूरे क्वेश्चन को पढ़ के। इसी तरह से अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो हमने, उसने नीचे का क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा इन रिलेशन टू द मैटर्स डिस्क्राइब इन एग्जिबिट 1 to 3 कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लानिंग, मतलब दोबारा ऑडिट क्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। ऑडिट क्वालिटी बाय द वे उसका फेवरेट पोर्शन है, ठीक है, एग्जामिनर का, ये बात याद रखिएगा। फिर अगर आगे हैं तो यहाँ पे क्या पूछता है, डिस्कस the policies and procedures which Thomson and Corporation should have in place in relation to anti-money laundering program. Money laundering का क्वेश्चन आ गया प्रोफेशनलिज्म के अंदर से। Evaluate whether there are significant indicators of money laundering activities. मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन आ गया। फिर यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एग्जिबिट 2 कमेंट ऑन द एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज। ओ, अब आया क्वेश्चन, एक जेनेरिक क्वेश्चन, एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज भी आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने देने हैं। अब जो जो नजर आता जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से हम वो लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए तो यहाँ पे उसने दोबारा से क्या पूछा है, ऑडिट प्रपोजल टेंडरिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसने पूछा हुआ है फीस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, ठीक है। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एथिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पूछा है, और एथिक्स के ऊपर भी लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर ऑडिट पर्सनल विद ऑडिट क्लाइंट्स और सेफगार्ड्स के बारे में पूछा है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि उसने इतना पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछा है कि एथिक्स के अंदर थ्रेड्स के अंदर से फेमिलैरिटी के अंदर से भी कौन सा वाला थ्रेड, लॉन्ग एसोसिएशन वाला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट टॉपिक, और मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक कवर अप कैसे करना है। जरा मुझे स्क्रीन को साफ करने दें, बहुत ज्यादा गंद बना दिया मैंने। इस तरह से लेट मी क्लीन प्लीज फर्स्ट। अच्छा जी, हमने इसको लेके किस तरह चलना है पूरे चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक। कोई थोड़े बहुत टॉपिक्स में होंगे, अच्छे खासे टॉपिक्स होंगे, ठीक है, काफी टाइम लगेगा इन सिर्फ टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए, आपको भी और मुझे। एथिक्स की बात करें तो सबसे पहले आज हम लोग एथिक्स शुरू करेंगे। इफ वी आर कंफर्टेबली एबल टू कंप्लीट दिस एथिक्स विद इन 1 लेक्चर तो हम लोग करेंगे। क्वेश्चन इस लेक्चर में नहीं होगा, क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस हम लोग करके फिर आगे मूव करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म, और प्रोफेशनलिज्म के अंदर भी जाके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैप लिखा हुआ है MAP, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑडिटर्स की लाइबिलिटी के अंदर जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी उसको खत्म करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। रोज का 1 या 2 टॉपिक्स, मतलब एक लेक्चर का 1 या 2 टॉपिक्स वी विल कवर अप, ठीक है। और इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज सिर्फ और सिर्फ इस एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म की तरफ हमारे जाएंगे, क्वेश्चंस को ऐड करके।
को क्या? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एथिक्स। मैं अगर आपको बुक के ऊपर लेकर आऊं तो आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट एथिक्स, और वहीं से आपने भी पढ़ना है, लेकिन मेरे नोट्स को भी साथ साथ आपने यूज करते रहना है, ठीक है? अगर मैं कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट के ऊपर आऊं तो सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं ये क्या चीज है। आपको डिफरेंस आना चाहिए रूल बेस्ड अप्रोच में एंड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रूल बेस्ड अप्रोच? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूएसए एंड यूके एंड ऑल ऑफ द अदर वर्ल्ड, यूएसए को एक अलग जगह पे रखें, यूके को अलग जगह पे रखें। भाई यूएसए के अंदर जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसबीआर में पढ़ते थे ना, मैंने वहां पे भी ये चीज अपने स्टूडेंट्स को बताई थी कि यूएसए के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना इतने डिटेल में होते हैं। उन्होंने ये भी बताया होता है डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करो, अगर आपके पास ये पेन है तो इसकी यूजफुल लाइफ सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स लोगे, अगर ये मोबाइल फोन है तो इसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स लोगे, अगर ये माउस है तो इसकी यूजफुल लाइफ 2 इयर्स लोगे। Within USA, the accounting standards are far much more detailed and extensive. वो एक रूल की तरह से चलते हैं, आपने उन्हीं को फॉलो करना होता है। You do not have your own say. आप एक अकाउंटेंट सिर्फ नाम के हो, you are a person जो कि ये इंश्योर करे कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स को फॉलो कर रही है बस। Whereas in UK and in the rest of the world चलती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एथिक्स, ये आपको बता देते हैं कि ये आपका एक सेफ गार्ड है, इसके अंदर रहते हुए आप जो मर्जी करना चाहते हो करो, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर आपने नहीं निकलना, ठीक है? सो जस्ट लाइक दिस, अगर ये एक बाउंड्री और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं लेट सपोज एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करना चाहता हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बैठी है, वो करती थी IS2 के अंदर लाइफो के ऊपर करती थी अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू, और हम लोग करते थे फाइफो के ऊपर। भाई मैं भी लाइफो पे जाना चाहता हूँ तो मैं उसके करीब जा सकता हूँ, मेरे पास ये विगल रूम अलाउड है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में। रूल्स बेस्ड अप्रोच में लिखा होता है कि अगर आपकी ये इन्वेंट्री है तो भाई इसको लाइफो पे करो, ये इसको फाइफो पे करो, इसको वेटेड एवरेज पे करो। खैर ये तो आपको पता होगा कि लाइफो इज नॉट अलाउड इन द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग, ये बैंड है, ठीक है? उसकी रीजन भी पता होनी चाहिए, बैंड इसलिए क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट कम आते हैं, टैक्स कम बनता है फिर कंपनीज का, ठीक हो क्या? सो ये आपके पास है फाइफो एंड लाइफो की एक कहानी, जो कि मैंने आपको एज एन एग्जांपल बताई कि रूल बेस्ड अप्रोच के अंदर हर चीज का डिटेल में मेंशन होता है कि ये चीज है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, इसको किस जगह पे रिकॉर्ड करना है, इसको कितनी लाइफ लेनी है, इसकी इन्वेंट्री को लाइफो पे वैल्यू करना है, फाइफो पे करना है, या फिर इसको वेटेड एवरेज में करना है। फिर उसके बाद कब इसको सेल तो आपने कर दिया, सेल करने के बाद कितने दिनों के बाद आपने रेवेन्यू में रिकॉर्ड करना है, हर चीज मेंशन्ड होगी। वेयर एज इन अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच IS2 के अंदर आपको ये चीजें नहीं बताई गई थी। IS2 में क्या बताया गया था आपको? IS2 में आपको ये बताया गया था कि ये इन्वेंट्री है भाई, हर वो चीज जिसको आपने बेचना है वो इन्वेंट्री है, खुद डिसाइड करो कि उसको आपने कितनी NRV कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, NRV का फॉर्मूला दे दिया गया आपको, उस तरह आपने रिकॉर्ड करना है, खुद डिसाइड करो फाइफो पे करते हो, लाइफो पे करते हो, वेटेड एवरेज पे करते हो, खैर लाइफो पे नहीं कर सकते अगेन, ठीक है? खुद डिसाइड करो कि जिस वक्त सेल हो जाएगा तो रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लेना और उसको डी रिकॉग्नाइज कर देना एज एन एसेट, ठीक है? तो ये आपकी होती है द डिफरेंस बिटवीन रूल बेस्ड अप्रोच एंड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। कुछ बातें और, रूल बेस्ड अप्रोच मस्ट बी फॉलोड, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि विगल रूम नहीं होता, दिस इज लेस कंपेरेबल। एक कंपनी रूल बेस्ड अप्रोच यूज करिए, दूसरी कंपनी भी रूल बेस्ड अप्रोच यूज करिए, इसके लिए स्टैंडर्ड ने कोई और रूल बताया होगा, इसके लिए स्टैंडर्ड ने कोई और रूल बताया होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके पास इन्वेंट्री सिर्फ और सिर्फ पेन्स की हो, इसके पास इन्वेंट्री सिर्फ और सिर्फ माउस की हो। दिस माउस दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ नॉट एन एक्चुअल माउस, ठीक है? तो यहाँ पे विगल रूम बहुत कम है, कंपेरेबल नहीं रहती। दोनों के पास तो इन्वेंट्री है, दोनों कंपेरेबल होनी चाहिए थी, बट दे आर नॉट एनी मोर कंपेरेबल। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल बेस्ड होती है, स्पिरिट ऑफ द अकाउंटिंग को फॉलो करती है, ठीक हो गया? वेयर एज अगर हम लोग इसकी बात करते थे तो ये एक रूल था, यहाँ पे आप यू कैन गेट अ लॉट मोर कंपेरेबल विद एनी कंपनी, उसके करीब जाके उस जैसी अकाउंटिंग कर सकते हो बिकॉज देयर इज विगल रूम। अब अगर मैं बुक के ऊपर आऊं तो बुक के ऊपर यही बातें यहाँ पे ये देखिए ये लिखी हुई है, लेट्स रीड इट। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपने करनी है याद, देयर इज नो ऑप्शन हियर कि क्या सर इसमें से ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, इनको आपने करना है याद। जो चीजें मैं याद करने के लिए दूं आपने उनको रट लेने हैं, अपने फिंगर टिप्स के ऊपर रखना है, बेशक वन वर्ड रखें। जैसे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एंड रूल बेस्ड अप्रोच के डिफरेंसेस बताए हुए हैं। रूल बेस्ड अप्रोच इजी होती है फॉलो करना क्योंकि हर एक चीज गिवन है, बस उस तरह से करो। अब दूसरी जगह पे प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, compliance with the spirit of guidance, it is a bit difficult.
रूल बेस्ड अप्रोच के बाद क्या है, फ्रीक्वेंट अपडेट इसको करना पड़ता है, बार बार इसके स्टैंडर्ड्स अपडेट करने पड़ते हैं आपको, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एकदम से आउटडेट हो गया, उसमें तो आपने प्रिंसिपल रखा ही नहीं था, रूल रखा था, वो रूल खत्म हो गया, उस तरह का काम दोबारा नहीं हो सकता, तो नया रूल बनाओ। वेयरएज इन द प्रिंसिपल ये फ्लेक्सिबल होता है, रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी आपको इतना विगल रूम होता है कि आप स्टैंडर्ड को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपनी मर्जी का काम कर सकते हो न्यू एनवायरनमेंट के लिहाज से, ठीक है। So this is the principle based approach. अगर नेक्स्ट पढ़ूं तो may encourage rule based approach के बारे में क्या है, may encourage accountants to interpret requirements narrowly in order to get around the spirit of the requirements, मतलब बहुत गौर से पढ़ना पड़ता है ठीक तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए, whereas यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कीवर्ड्स बता रहा हूँ, कीवर्ड्स है। रूल बेस्ड अप्रोच को मैंने फिंगर टिप्स पे रखा, उसको याद किया, दूसरे एंड पे उसके कीवर्ड्स याद कर लिए मैंने प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के, ठीक है। दूसरा ये होता है virtually impossible to be able to deal with in every situation, क्योंकि अगर लेट्स सपोज एक रूल है, रूल क्या कहते हैं कि भाई अगर रेड लाइट है तो आपने रुकना है, ग्रीन लाइट है तो आपने जाना है, ठीक है, यही है ना रूल ट्रैफिक सिग्नल्स का। अब लेट्स सपोज एक एम्बुलेंस आ रही है, सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, रेड लाइट पे एम्बुलेंस भी रुकेगी, उसके लिए भी तो रूल होना चाहिए। नहीं, इसको प्रिंसिपल बनाया गया कि जनरल पब्लिक को चाहिए चाहिए कि वो रेड लाइट पे रुके, अगर उनको भी इमरजेंसी है वो भी जा सकते हैं, हर एक सिचुएशन के लिहाज से चेंजिंग। वेयर एज अ रूल वो हर सिचुएशन के साथ डील नहीं कर सकता। अगर एम्बुलेंस आ गई तो भाई एम्बुलेंस को तो नहीं रोक सकते ना आप, रूल के अंदर तो नहीं रोक सकते, इसलिए इसको एज अ प्रिंसिपल बनाया गया ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स को भी, ठीक है। दैट में अराइज पर्टिकुलरली अक्रॉस वेरियस नेशनल बाउंड्रीज एंड इन अ डायनामिक इंडस्ट्री, मतलब कि अगर इंडस्ट्री बार बार चेंज हो रही है, सिचुएशंस बार बार चेंज हो रही हैं, तो वहां पे रूल बेस्ड अप्रोच काम नहीं कर सकती। वेयर एज ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपल्स में बी अप्लाइड अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, जहां पे लॉज भी नहीं ठीक से काम करते, वहां पे प्रिंसिपल्स यूज किए जा सकते, ठीक है। एंड फाइनली कैन स्टिल इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिक रूल्स फॉर एथिकल सिचुएशंस लाइकली टू अफेक्ट मेनी फर्म्स, यानी कि लॉज को भी एथिक्स प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं वो आपने करनी है याद। दिस इज द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूल्स बेस्ड अप्रोच एंड अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। आज तक पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड के एक्सप्लेन व्हाई एथिक्स इज अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, एथिक्स क्या है, एथिक्स एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, ठीक है। Why explain why ethics is a principle based approach, and also explain the difference between ethics also explain the difference between rules based approach and principle based approach, तो वहां पे आप यही चीज एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है। अब अगर मैं आगे आता हूं तो यहाँ पे हमारा अब मेन टॉपिक शुरू होता है। मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास, जो आपको आना चाहिए वो है हाउ एथिकल कल्चर इज प्रमोटेड। आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, यू वर्क इन अ कंपनी, उस कंपनी के अंदर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, एरर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस तोड़े जा रहे हैं, तो भाई सबसे बड़ा रिस्क ये है ना, वहां पे एथिक्स ही फॉलो नहीं की जा रही, एथिक्स फॉलो की जा रही होती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता, ठीक है। आप किस तरह से एथिकल कल्चर को प्रमोट कर सकते हो, इसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर। द प्रमोशन ऑफ एन एथिकल कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एनहांसेस द एप्लीकेशन ऑफ द conceptual framework. This is most effective when people in charge, लीडिंग पीपल जो है वो एथिक्स को फॉलो करेंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को फॉलो करती रहेगी, छोटे लोग भी करेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अच्छे होंगे तो लोगों को समझ आएगा एथिक्स है क्या। फिर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपकी अच्छी होंगी, मतलब वो एथिकल एथिकल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यूज करोगे तो आपकी कंपनी एथिकल होके चलेगी। एंड द सेम टाइम जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपने बनाए हैं तो भाई उनको बंद करके टेबल के ऊपर रख मत दो, उनको फॉलो भी करते रहो। द ऑर्गेनाइजेशन एडहियर्स यानी फॉलोज द एथिकल वैल्यूज व्हेन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज। ये नहीं कि भाई अपनी कंपनी के अंदर ही आपने एथिकल रहना है, कोई बाहर का बंदा आ रहा है तो उसके साथ भी एथिकल होके बात करो और उसके साथ भी एथिकली बिहेव करो, एथिकली ट्रांजैक्शंस करो उसके साथ, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन प्रमोट एथिक्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इसको सिर्फ आपने एक दफा पढ़ लेना है, नो नीड टू लर्न इट, ठीक हो क्या, नो नीड टू लर्न इट। अब अगर मैं आगे आऊं तो हमारे पास यहाँ पे आगे जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है दैट इज, हम लोग अब अपने मेन टॉपिक पे जरा मूव करते हैं, निकलते हैं सारी थ्योरीज से बाहर और टेक्निकल चीजों पे जरा मूव करते हैं। और वो टेक्निकल चीज क्या है, वो है सबसे पहली ये रही भाई, एथिक्स के हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यानी कुछ चीजें जो कि हर ऑडिटर को जिंदगी में फॉलो करनी पड़ती है, कोई भी ऑडिटर इनसे भाग नहीं सकता। जो भी एक अकाउंटेंट बना, जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उसने एसीसीए किया, आईसीएईडब्ल्यू किया, आई कैप से किया, आईसीएआई उसने पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा,
उस पे जिम्मेदारी है कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करे, अपने दिल से बांध के रखे और गले लगा के पूरी जिंदगी उनको साथ चलाए। ठीक है। एंड व्हाट इज द मेमोनिक यूज टू लर्न द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? आई कॉप स्क्वायर। अब ये सारे इनकी डेफिनेशंस और इनको आपने याद करना है, क्योंकि पेपर के अंदर अगर डेफिनेशन नहीं आती होगी तो मीनिंग नहीं समझोगे कि सिनेरियो के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है। अब आई कॉप स्क्वायर एक मेमोनिक है। इस आई कॉप स्क्वायर को याद रख के आप सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स याद रख सकते हैं। I stands for integrity, C stands for confidentiality, O stands for objectivity, P stands for professional competence and due care, and the second P stands for professional behavior. P square का मतलब है 2 बार P का होना। ठीक है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, यानी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे सीधी बात करो और ऑनेस्ट रहो, झूठ मूठ गोल मोल मत घुमाओ बात को। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग योर टर्म एज एन ऑडिटर आपकी जिंदगी में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि उस इंफॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। वो इंश्योर करो कि उस इंफॉर्मेशन को ना आप अपने एडवांटेज के लिए यूज करो, ना किसी और थर्ड पार्टी को दो कि वो अपने एडवांटेज के लिए यूज कर ले। उस इंफॉर्मेशन को छुपा के रखो, वो किसी को नहीं देनी। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी के घर पे खाने पे जाता हूँ और मुझे पता चलता है मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है, भाई वो प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, मेरे जो उसने घर पे बुलाया अपना खाना खिलाया, भाई उस रिलेशनशिप की वजह से मुझे इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल गई, तो अब मेरे ऊपर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि मैं उस इंफॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर ना करूं, ना ही अपने एडवांटेज के लिए यूज करूं। ठीक है। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है बीइंग अनबायस्ड, टू नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। बायसनेस का मतलब क्या होता है? ये एक डिसीजन है, ये एक चीज है, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मैं जब किसी भी चीज के साइड पे झुक जाऊंगा, मतलब किसी साइड पे किसी चीज का साथ देना शुरू कर दूंगा, आई विल टेक साइड्स विद समवन, मतलब मैं न्यूट्रल नहीं रहूंगा, तो वो बायस्ड हो गया। मैं ऑडिटर्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि दे शुड ऑलवेज रिमेन नॉन बायस्ड, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अदर्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से। एंड प्लस अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, मतलब कि दूसरों के प्रेशराइज करने की वजह से, इन तीन चीजों की वजह से आपका डिसीजन नॉन न्यूट्रल यानी कि नॉन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन हमेशा से ऑब्जेक्टिव यानी कि न्यूट्रल रहे। और वो किस तरह से होता है? तीन चीजों को इग्नोर करो, बायस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ना लेकर आओ बीच में, एंड एट द सेम टाइम आपने किसी के प्रेशर में नहीं आना, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स में नहीं आना। ठीक है। इसकी डेफिनेशन अभी बुक से पढ़ते हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ। फिर होता है आपके पास पी, दो पीज आ जाते हैं। फर्स्ट पी इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इंश्योर करो कि आप अपने आप को अप टू डेट रखो विद ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। भाई IAS 2 एक बहुत पुराना स्टैंडर्ड था, सॉरी IF लीज का एक बहुत पुराना स्टैंडर्ड हुआ करता था, उसको स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने अपडेट करके IFRS 16 कर दिया, काफी चेंजेस कर दी। मैं जब ऑडिट करने के लिए गया एक कंपनी का, तो मुझे पता चला वहां के CFO को IFRS 16 का पता ही नहीं है, हालांकि वो एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है। अब वो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर था और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करे, अपने आप को अप टू डेटेड रखे, हमेशा किस चीज को फॉलो करे, हमेशा क्या करे, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखे, ताकि अपने एम्प्लॉयर को अप टू डेटेड सर्विसेज दे सके, ताकि वो अपने क्लाइंट को अप टू डेटेड सर्विसेज दे सके। मैंने तो अपने आप को अप टू डेट रखा, लेकिन मेरे क्लाइंट के CFO ने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा, तो उसने कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया? उसने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया, और इसकी सजा होती है, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब अगर मैं आगे लेके चलूं आपको, तो फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ दूसरा नाम क्या था? ड्यू केयर। ये एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मतलब अलग अलग है। ड्यू केयर का मतलब होता है हमेशा अच्छे से काम करो, ध्यान से काम करो, केयरफुल होके काम करो, ताकि आप कोई गलती ना करो और ना ही किसी को कोई गलत एडवाइस दो। एक ड्यू केयर, केयर रखो हर एक चीज में, अपने कामों में। ठीक है, केयर करो, कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, दिस इज ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर हो गया। एंड फाइनली हमारे पास आता है प्रोफेशनल बिहेवियर, के अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स, खास तौर पे ऑडिटर्स को चाहिए कि आप पब्लिक आई में हो, यू आर ऑडिटिंग अ कंपनी, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बिहेवियर हमेशा से प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल लगो आप।
लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करो, किसी भी लॉ एंड रेगुलेशन को मत तोड़ो। अब लेट्स सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, आप एक एसीसीए हो, भाई मीडिया आपके पीछे पड़ी हुई है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, उसमें से फ्रॉड्स निकालते जा रहे हो, लोग आपके घर आके इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल से जा रहे थे, आपको पता चला कि मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, ट्रैफिक सिग्नल रेड था, आप ट्रैफिक सिग्नल पे 180 की स्पीड पे गाड़ी भगाते हुए ले गए, तोड़ते हुए चले गए, और जब लोगों को पता चला, कैसे पता चला, यू वर इन द पब्लिक आई, और इससे क्या हुआ, आपने प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं रखा। क्यों? बिकॉज यू ब्रोक द लॉज एंड रेगुलेशंस। इतनी पतली सी बात पकड़ी जाती है यहाँ पे, हर वक्त आपने प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ हर वक्त क्या करना है, कंप्लाई करते रहना है, ठीक है, दिस इज प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, अब कोई भी ऑडिटर जब इन 5 प्रोफेशनल बिहेवियर में से कोई एक भी तोड़ता है तो उस पे रेप्रिकॉशंस होती हैं, फाइन्स होते हैं, पेनल्टीज लगती हैं, प्रिजन जाता है, वो उसको एसीसीए उसकी मेंबरशिप को रिवोक कर देते हैं, मतलब कहते हैं कि आपने कोई पेपर नहीं दिए थे, टाटा बाय बाय, हम आपको नहीं जानते। अब पढ़ते हैं इसको बुक से। बुक में अगर मैं आपको लेकर आऊं यहाँ पे, तो ये लिखे हुए आपके 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक हो क्या? 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अगर हम लोग बात करें तो इंटेग्रिटी की डेफिनेशन, मेंबर्स शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स, वही जो हम लोगों ने पढ़ा। काइंडली लर्न दिस वन, लाजमी इसको याद करना है, अपने पास नोट्स बनाए इसे बुक के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, members should exercise professional or business judgment without being compromised by bias, conflict of interest, or undue influence of others, or undue reliance on individuals, organization, technology और other factors। यानी कि किसी भी चीज की वजह से टेक्नोलॉजी, रिलायंस, undue influence of others, conflict of interest and biasness, किसी भी चीज की वजह से आपका डिसीजन नॉन न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फिर आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, यही बात जो हम लोगों ने भी पढ़ी। मैंने मेंबर्स शुड अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज, इस वक्त आप प्रोफेशनल नॉलेज अटेन कर रहे हो, जब कर लोगे फिर मेंटेन करनी है, अप टू डेटेड रखना है खुद को। And skill at a level required to ensure that a client or employer receives competent professional services based on current developments in practice, legislation and techniques. Members should act, अब ये definition आपकी ड्यू केयर की यहाँ से शुरू होती है। Members should act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards when providing professional services. Okay? Carefully काम करो। और फाइनली सेकंड लास्ट आपके पास आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपा के रखो। मेंबर्स शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू थर्ड पार्टीज विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज। सच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल एडवांटेज ऑफ मेंबर्स और थर्ड पार्टीज। ये यही बात बताती है कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको मिले, अगर आप किसी को बताना चाहते हो, घर में मियां बीवी की लड़ाई हुई और आप उनके घर खाना खाने गए हुए थे, आप किसी बाहर वाले बंदे को बताना चाहते हो, तो पहले मियां या बीवी से इजाजत लो कि भाई तुम्हारी बात बाहर लीक करूं या ना करूं। अगर वो इजाजत नहीं देते तो फिर नहीं करनी। अच्छा, दूसरी जगह पे किसी मियां ने अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, गॉड फॉरबिड, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप लॉज के अंडर, लॉ रिक्वायर करता है कि उसको डिस्क्लोज करो, अगर लॉ रिक्वायर करता है तो फिर बताओगे, फिर आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपने क्या करनी है, याद करनी है। और फिर फाइनली क्या है प्रोफेशनल बिहेवियर? मेंबर्स शुड कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, बिहेव इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द प्रोफेशनल्स रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस ना तोड़ो, अच्छे तरीके से बिहेवियर रखो, क्योंकि आप एक पब्लिक आई में हो, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा ना हुआ तो भाई क्या होगा, आपका प्रोफेशन अकाउंटेंसी का आपकी वजह से सफर करना शुरू कर जाएगा। अगर आपका प्रोफेशनल बिहेवियर ना हुआ तो लोग कहेंगे अगर आप नहीं अच्छे तो बाकी लोग भी आपकी बॉडी से रेलेवेंट अच्छे नहीं। हो गया? तो हैव अ प्रोफेशनल बिहेवियर। अब ये जो हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी है बुक के अंदर से, मेरी बताई हुई डेफिनेशंस नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग थी, प्रोफेशनल वर्डिंग आनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, आपने इनको याद करने थे। ठीक है, लर्न देम बाय हार्ट, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद करने। इसके अलावा याद रखें, वी कांट कवर अप एवरी सिंगल लाइन विद इन लेक्चर्स एंड वी कांट कवर अप एवरी सिंगल थिंग विद इन लेक्चर्स, वरना 3 महीने क्या 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाएगा पूरा का पूरा हर चीज पढ़ने में। कुछ चीजें अननेसेसरी होती है, जैसे कि अब नीचे ये सब कुछ आ रहा है, आपने सिर्फ इसको एक दफा पढ़ना है, जो चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा रीड करनी है आपने, बुक में से कुछ भी नहीं छोड़ना, जस्ट रीड देम। ठीक है, याद नहीं करनी, याद करने के लिए सिर्फ वो याद करने जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सिर्फ आपने एक दफा पढ़ लेना है। ना समझ आए ग्रुप के अंदर सेंड मी अ रिकॉर्डिंग, सेंड मी अ पिक्चर, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँ। ठीक हो गया?
अब अगर हम लोग आगे आए तो यहाँ पे अगला आता है आपके पास थ्रेट्स आ जाते हैं। अब वही चीज आ गई जिससे आप बचपन से घबराते आ रहे हो। F8 में जब आपको ये याद करने के लिए दिए गए थे तो तब भी आप घबराए थे और शायद अब भी आप घबराओ, बट नॉट टू मच। ठीक है, क्या बताया था आपको, किस टाइप के थ्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर दो। व्हाट आर द थ्रेट्स? देयर आर इन टोटल 1 2 3 4 5 6 थ्रेट्स, जिसके लिए हम लोग दोबारा मेमोनिक याद रखेंगे साफिम के नाम से, SAFIM। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम ना करें। सबसे पहले हम लोग जाते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। कहां पे है? लेट मी शो यू, ये रही। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने बड़ी डिटेल में लेक्चर के शुरू में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भाई, कि आप गए किसी के घर में और आप डिसाइड कर रहे हो वहां बैठ के कि क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी, हालांकि ये उनका डिसीजन था। इसी तरह आप किसी कंपनी में गए और IFRS 16 अप्लाई हो रहा है और डिसाइड करना है कि भाई क्या हम लोगों को कैपिटलाइज करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, और आप बता रहे हो कि जी कैपिटलाइज कर लो। भाई ये कंपनी का डिसीजन था। यू कांट मेक एनी डिसीजन विद इन द कंपनी। ना आप मैनेजमेंट की कोई जॉब या कोई रोल एज्यूम, मतलब कि मैनेजमेंट का जो काम है आप वो नहीं कर सकते। ये कंपनी के लोगों का काम है, आप वो नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये कंपनी का काम होता है। इंटरनल कंट्रोल्स बनाना कंपनी का काम होता है, नॉट द ऑडिटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसको आपने पढ़ना है। आई नो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन आपने इसको पढ़ना है, और इसको ऐसे नहीं पढ़ना जिस तरह से बाकी चीजें पढ़ोगे जो मैंने नहीं पढ़ाई। ठीक है, उस तरह से नहीं पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना है कि आपके माइंड के किसी कोने में ये रिटेन रहे, क्योंकि पेपर के अंदर ये आता है। Assuming management responsibilities for an assurance client may also create threat to independence. For in some jurisdictions, this is referred to as management threat भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब वही चीज जो हम लोगों ने पढ़ी। अब आप पेपर में क्या लिखोगे? अगर आपको कहीं लग रहा है कि भाई कोई ऑडिटर गया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली, तो आप बोलोगे द ऑडिटर इज अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी which is a threat toward independence of the auditor, also known as management threat. A firm must not assume management responsibilities as part of an assurance engagement for an audit client. Activities जिसकी वजह जिसको management responsibilities समझा जाता है। अब इन एग्जाम्पल्स को आपने अपने माइंड में रखना है कि कहीं पे भी पेपर में आपने सोचा कि आपने देखा कि भाई ऑडिटर गया कंपनी को ऑडिट करने के लिए, इन सब कामों में से वो कोई काम कर रहे हैं, तो मतलब वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम करे। क्या काम है? पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना। हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज ऑडिटर करके दे रहा है, भाई क्यों करके दे रहा है? डायरेक्टिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज, एक्शन के एम्प्लॉय ने किया था और आप कह रहे हो ये मैंने इसको बोला था करने के लिए, भाई आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहे हो। ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कर रहे हो कि हाँ भाई इसको रिकॉर्ड कर लो, आप इसको पेमेंट कर दो। आप कौन होते हो ऑथराइज करने वाले? तो मैनेजमेंट का काम है ऑथराइज करना। डिसाइडिंग विच रिकमेंडेशंस टू इंप्लीमेंट, कि भाई आपने इंटरनल कंट्रोल जिस तरह पढ़ा था F8 के अंदर, उसके बाद में ऑडिटर क्या देता था? रिकमेंडेशन देता था। अब आप ही मैनेजमेंट को कह रहे हो कि भाई ये वाली जो रिकमेंडेशन हमारी है ना ये लगा लो। नहीं भाई, वो किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, रिपोर्टिंग टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, के भाई CFO, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक है, अब CFO ने कोई बात बोलनी थी ऑडिट कमेटी को, CFO ने आपको बताई, आप जाके ऑडिट कमेटी को बता रहे हो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता रहे हो, नहीं कर सकते, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप नहीं प्रिपेयर करके दे सकते, तो हमने वैसे ही पढ़ा था। सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? द वन हु इज द प्रिपेयरर, जिसकी कंपनी का आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट प्रिपेयर भी कौन करके देगा? बना के कौन देगा? कंपनी खुद बना के देगी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल से रेलेवेंट सिवाय इसके कि इंटरनल कंट्रोल्स को आप देखो क्या वो अप्रोप्रिएट है नहीं है जो F8 में करते थे, उसके अलावा जो कुछ भी किया वो क्या है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, द फर्म शुड टेक स्टेप टू इंश्योर दैट क्लाइंट मैनेजमेंट मेक्स ऑल जजमेंट्स एंड डिसीजंस, कि आप किसी किस्म की जजमेंट एंड डिसीजन ना लो, सारे के सारे जजमेंट्स एंड डिसीजन कौन ले रहा हो? क्लाइंट खुद ले रहा हो। ठीक है, असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स, ये एक सेपरेट चीज है। अब यहाँ पे क्या है? द असेसमेंट एंड रिस्पांस टू एथिकल थ्रेट्स इज अ की कंसिडरेशन, इसको आपने सिर्फ एक दफा पढ़ लेना है, दैट्स इट। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये चीजें आएंगी। तो देखेंगे, मैं आपको याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। पेपर के अंदर ना एग्जामिनर कहता है कि 1 वैलिड पॉइंट के लिए मैं आपको 1 मार्क्स दूंगा। ठीक है, 1 वैलिड पॉइंट के लिए आई विल बी गिविंग यू 1 मार्क्स।
जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो मैं अपने 1 वैलिड पॉइंट्स गिन के आपको बताऊंगा कि ये देखो इतने वैलिड पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इतने मार्क्स। ये वैलिड पॉइंट्स आपको कहां से मिलते हैं? माइंड के अंदर आप बचपन से तो लेकर नहीं आए, कुछ चीज पढ़ोगे, अपने माइंड में रिटेन करोगे, तभी तो ये डेफिनेशन जाके लिखोगे। तो हो सकता है मैनेजमेंट आपको बताए कि अच्छा भाई इसने इसको उठाया और बोला ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाई किया थ्रेट को, फिर लिंक किया इधर से यूज करते हुए किस चीज को, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि इसने पढ़ी हुई थी ये बातें कि भाई इन सब में से कुछ भी हो रहा हो तो समझ जाओ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसने सब कुछ पढ़ा हुआ था, मतलब इसके पास दिमाग में मटेरियल था, इसने आइडेंटिफाई कर लिया है, आइडेंटिफिकेशन के 1 मार्क्स, इसके बाद एक्सप्लेनेशन के 1 मार्क्स मोर। इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गेट मार्क्स। अब अगर मैं आगे आऊं तो भाई आगे हमारा सीधा सीधा शुरू हो जाता है, दैट इज साफी रिमेनिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कर लिया। नाउ देर आर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलैरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेड, ठीक है। हम लोग जरा इनकी तरफ आते हैं और मैंने अब आपको देना है दिल खोल के होमवर्क याद करने को। आप बेशक चाहे तो इस पे 2 दिन ले लें, कोई मसला नहीं है। ऑडिट का कोर्स कोई लंबा कोर्स नहीं है, ऑडिट एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट, अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो मुश्किल से यू कैन कवर इट अप विद इन 1.5 मंथ। ऑडिट इतना मुश्किल नहीं है करना। आप इसमें 2 दिन लेना चाहते हैं ले लें। इस टॉपिक जो कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ इस सब कुछ को याद करने में, ठीक है। ये याद करना बहुत जरूरी है और फिंगर टिप्स पे रखना बहुत जरूरी है कि मैं आपसे अगर किसी लाइव क्लास में पूछूं कि अच्छा भाई मैंने ये चीज पढ़ाई थी, तो आप बताओ इसके अगेंस्ट सेफ गार्ड क्या है, एकदम माइंड में क्लिक हो जाए इसका ये सेफ गार्ड है, ठीक है। अब सेफ गार्ड्स की तरफ आते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले कौन सा था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है, व्हेन द ऑडिटर हैज अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट दैट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस देयर जजमेंट और बिहेवियर। अब ये याद करने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेने वाली चीज, ठीक है। जब भी ऑडिटर का डिसीजन चेंज होगा बिकॉज उसका उस कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट था, कोई वजह थी जिसकी वजह से उसने डिसीजन चेंज कर लिया, चाहे वो फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, उसका अपना इंटरेस्ट था, मतलब उसने अपना फायदा देखा उसमें और उसने डिसीजन चेंज कर लिया, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट रेट है। अब सेल्फ इंटरेस्ट रेट कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद होंगी, आपने इस एग्जांपल्स को याद कर, ये रही एग्जांपल्स। ऑनिंग शेयर्स, आप उस कंपनी में शेयर्स ऑन करते हो जिसको ऑडिट कर रहे हो। फी डिपेंडेंसी, आपकी बहुत ज्यादा फीस उधर से ले रहे हो, डर रहे कि कहीं ये भाग ना जाए हमसे, कोई ऐसा हम लोग काम ना कर दें ये हमसे नाराज होकर चला जाए, हमें फीस नहीं मिलेगी। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज, हमें बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दे रहे हैं हमारा क्लाइंट। लोन्स आपने दिया हुआ है या आपने उनसे लिया हुआ है। बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स उनके साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, क्लाइंट ने बोला है कि भाई आप एक ऑडिटर हो ना, जूनियर ऑडिटर हो केपीएमजी के अंदर, आप हमारे पास आके जॉब कर लो, हम लोग ज्यादा सैलरी देंगे। तो अब आप कोशिश करोगे कि उनको खुश करो ताकि ज्यादा अच्छी वो सैलरी दें आपको, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑडिट उनको खुश करो। ओवर ड्यू फीस, पुरानी फीस अभी तक क्लाइंट ने आपको पे नहीं की और आप नेक्स्ट ऑडिट शुरू कर देते हो, तो पता लगता है कि भाई अब तो ये हो सकता है पुरानी वाली फीस अभी तक नहीं दी हम लोगों ने इस बार, कोई भी अगर इनको तंग करने की कोशिश की, को गलतियां निकाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये इस साल की फीस भी नहीं देंगे और पुरानी वाली और लेट कर देंगे। हम लोग तो चाहते हैं जल्दी जल्दी फीस दें। कंटिजेंसी फीस, क्या पता क्लाइंट आपको बोले कि भाई जितना ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा मैं ऑडिटर को फीस दूंगा, आपने हमेशा बोलना है कि भाई कंटिजेंसी फीस अलाउड नहीं होती। अब ये सारी बातें मैंने किधर से निकाली, ये मुझे याद है, मैंने भी बचपन में याद की थी ये सारी की सारी, और मैंने मैंने मुझे आज तक ये याद, आपने भी इनको करना है याद। जैसे कि फी डिपेंडेंसी का थ्रेट, फी डिपेंडेंसी क्या होती है पहले तो आप ये समझें। फी डिपेंडेंसी होती है कि भाई आपकी फीस, ऑडिटर की फीस, अब ये सारी बातें इधर लिखी हुई है मैं आपको बताता जाऊं, ठीक है। आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ए कंपनी का, इसके साथ साथ आपके और बहुत ज्यादा क्लाइंट है। इन टोटल पूरे साल का जो इस फर्म का रेवेन्यू, मतलब मेरी फर्म का जो रेवेन्यू दैट इज 100 मिलियन, ठीक है। लेकिन मेरा एक क्लाइंट है, ए कॉर्पोरेशन, जिसका मैं ऑडिट करता हूं, और ये क्लाइंट मुझे देता है 16 मिलियन की फीस मुझे देता है ऑडिट की। भाई एक जगह पे 100 मिलियन टोटल मुझे फीस मिलती है पूरे साल की सबसे मिला के, और ये एक इतना बड़ा क्लाइंट है जो कि 16 मिलियन दे रहे हैं। इसकी 16 मिलियन की फीस मेरे टोटल रेवेन्यू कितने परसेंट है, 16% बनती है। क्राइटेरिया ये है कि 15% से अबव किसी एक क्लाइंट की फीस हो जाए तो फिर फी डिपेंडेंसी का थ्रेट बन जाता है सीधा सीधा, ठीक है। फी डिपेंडेंसी का थ्रेट है। और पहले साल जब 2 साल कंसेक्यूटिवली फी डिपेंडेंसी का थ्रेट बन जाए तो उस केस के अंदर आपको कुछ ना कुछ कम सर्विसेज देनी पड़ती हैं ताकि आपकी फीस गिरे, या फिर आपको उसको टाटा बाय बाय करना पड़ता है उस क्लाइंट को। तो फर्म्स हमेशा कोशिश करती है कि कभी भी किसी एक क्लाइंट की फीस उनके टोटल रेवेन्यू के 15% से ऊपर ना जाए। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं।
Self-interest and intimidation threats can be created if the total fees generated from one audit client present a large portion of the total fees of the firm or represent a large portion of the revenue of one partner or office of the firm. Over dependence could lead the auditor to ignore adjustments and required financial statements for fear of losing the client. आपके पास ये आ गया वर्ड याद करने के लिए, इसको याद करना है आपने कि भाई फी डिपेंडेंसी की वजह से ऑडिटर क्या करेगा फॉर द फियर ऑफ लूजिंग द क्लाइंट, ये काम नहीं करेगा वो, ये आपने याद करने हैं। ओवर डिपेंडेंस कैन लीड द ऑडिटर टू इग्नोर एडजस्टमेंट्स। अब पेपर में कैसे लिखोगे? अब जी आपको पता चला, आपने फीस कैलकुलेट की, आपको पता चला भाई एक कॉर्पोरेशन से 15% से ऊपर फीस आ रही है। अब आप लिखोगे एज गोहर कॉर्पोरेशन या द ऑडिटर्स are taking a fees of more than 15%, this represents a fee dependency threat, a self-interest threat of fee dependency, and over dependence of the auditor या this company, this firm would lead to ignore adjustments required in the financial statements for the fear of losing client. वर्ड याद आ गया किस तरह से एक्सप्लेन करना है? ठीक है, आपने थ्रेट भी बोल दिया। अच्छा, इसके साथ साथ फैक्टर्स रेलेवेंट व्हेन इवैल्यूएटिंग द थ्रेट इंक्लूड, यहाँ पे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाते हैं। अब इसके सेफगार्ड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए 30% है। अ फर्म्स इंडिपेंडेंस इज थ्रेटेंड इफ टोटल फीस फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट एक्सीड 30% ऑफ द फर्म्स टोटल फी फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। एक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है उसके लिए 30% ऑफ द फी अगर चली जाए 5 साल कंसेक्यूटिव 30% से ऊपर है तो फिर ये थ्रेट बन जाता है फी डिपेंडेंसी का। एंड ऑडिट क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए। दिस कैन ईदर बी अ प्री इशुएंस रिव्यू, यानी ऑडिट खत्म होने से पहले का रिव्यू कराओ। अब इसका सेफ गार्ड है, ये आपने याद रखना है। नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए आपने क्या याद करना है, ये याद कर लेना। ठीक है, बिफोर द 5th year of the audit opinion is issued by a person not member of the audit firm expressing the opinion, or a post issuance review of the 5th year audit before the 6th year audit opinion is issued by a person not a member of the firm. ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट अगर आपकी नॉन लिस्टेड के केस के अंदर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए 30% से ऊपर फीस उससे ले रहे हो तो भाई ये फी डिपेंडेंसी बन गई है। थ्रेट को लिखने के लिए ये वाली लाइन आप लिखोगे। ठीक है, सिनेरियो के साथ लिंक करते हुए कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने ये याद कर। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये बताओगे कि भाई नॉन लिस्टेड क्लाइंट है, अब उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड क्या है, ये उसका सेफ गार्ड है, इसको आपने याद कर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग जरा लिस्टेड क्लाइंट के ऊपर। अच्छा, अब इसके साथ साथ यहाँ पे अगर अब आपने फीस कम करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल 5 इयर्स हो चुके हैं कंसेक्यूटिवली 30% से ऊपर तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ अदर सर्विसेज। ऑडिट के अलावा कोई और काम करके दे रहे हो तो अब उसको कम करो ताकि फिर 30% से नीचे आए फीस। इंक्रीजिंग द क्लाइंट बेस, ज्यादा और क्लाइंट्स ले आओ ताकि रेवेन्यू आपका टोटल इंक्रीज कर जाए और टोटल इस क्लाइंट की फीस 15% 30% से नीचे आ जाए। फिर अप्रोप्रिएट रिव्यू कराओ जो भी आपने काम किया था अगर आपका ये थ्रेड बना हुआ था। पार्टनर की कंपनसेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, मतलब जो पार्टनर है, ऑडिट पार्टनर है, उसकी कंपनसेशन को देख लो क्या वो बहुत ज्यादा तो नहीं। अगर उसकी कंपनसेशन बहुत ज्यादा है तो वो कम कर दो, आपकी फीस भी कम हो जाएगी। सो अब आते हैं लिस्टेड क्लाइंट के केस के ऊपर। लिस्टेड क्लाइंट के केस में क्या होती है, हमारा थ्रेट क्या होता है, 15% पे आ जाता है, एंड वो भी कंसेक्यूटिवली फॉर 2 इयर्स। नॉन लिस्टेड के केस में 5 इयर्स था 30%, एंड लिस्टेड के केस के लिए ये था 2 इयर्स कंसेक्यूटिवली और वो भी 15%। अगेन जैसे ये थ्रेड बने, अच्छा याद रखना नॉन लिस्टेड के केस में ज्यादातर नहीं पूछता, लिस्टेड के केस में अगर उसने फर्स्ट ईयर की भी फीस आपकी 15% से ऊपर जा रही है ना, रिव्यू करा लो। ये दूसरा पॉइंट आपका सेफ गार्ड है, सीधा सीधा। ठीक है, क्या पॉइंट है, रिव्यू करा लो। इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से अपने ऑडिट का रिव्यू करा लो कि आपने कैसा काम किया था कैसा नहीं किया था। ठीक है, अच्छा फिर if fees remain at this level for 5 consecutive years, the firm must resign as an auditor after the audit opinion of the 5th year is issued. An exception may be made for the professional if the professional body considers it would be in the public interest for the firm to continue. In this case, a pre-issuance review must be performed before giving the 6th year opinion, and any subsequent years of the financial statement is issued. अब ये आपने याद रखना है, ये वाला पॉइंट भी, और इसको अंडरस्टैंडिंग, अब ये सारा का सारा बैठ के रटना नहीं शुरू कर देना। ठीक है, ये रटना नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स जैसे ये है ये तो याद करने वाला है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, रिमेम्बरेंस का पॉइंट है। अगर लेट सपोज एक लिस्ट, अब मैंने इसको पढ़ा है सिर्फ एक दफा, अब मैं बताता हूं मैंने इसको कैसे याद किया अपने माइंड के अंदर। सर अगर लिस्टेड कंपनी के लिए आपकी फीस 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक
15% से ऊपर चली जाए तो फिर 6 ऑडिट से पहले पहले आपने रिजाइन करना है। अच्छा, रिजाइन नहीं करना चाहते तो आपको इजाजत चाहिए किससे? मुझे इजाजत चाहिए प्रोफेशनल बॉडी से, अपनी एसीसीए से इजाजत चाहिए। मतलब एसीसीए नहीं बोलूंगा एग्जाम में, प्रोफेशनल बॉडी बोलूंगा। ठीक है, अगर उससे इजाजत मिल भी गई तो पहले 6th ईयर का ओपिनियन, यानी बताने से पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, ये ओपिनियन देने से पहले अपनी कंपनी का क्या कराना, अपने ऑडिट का क्या कराना है, प्री इशुएंस रिव्यू या हॉट रिव्यू भी जिसको बोला जाता है, वो करवा लेना। ठीक है, इस तरह से अब ये पहला रिस्क, ये पहला हम लोगों ने फी डिपेंडेंसी को सिर्फ समझा। इस तरह के अभी बहुत है आगे। अब अगर मैं आगे आऊं तो यहाँ पे है गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज। आपने इसी तरह से इसको पढ़ना है। ठीक है, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज होते क्या है, इसको पढ़ना है, समझना है। देखिए, आई नो ये याद नहीं हो सकता बिल्कुल। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा, जो मैंने ऊपर भी आपको बोले ना कि ये याद करो, बेशक याद मत करें इसको, लेकिन इसको इतना गौर से पढ़ें कि आपके माइंड में रिटेन रहे। जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हो तो हमें बार बार घूम फिर के इधर ना आना हो, डायरेक्टली हम लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकें ऑडिट के एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जो प्रोबेबली हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है क्वेश्चंस का। इसी तरह से गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज है, इसको आपने पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि ये माइंड में बैठोगे गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी कब लेने हैं कब नहीं लेने। जैसे गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में लिखा हुआ है, मे नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस, may not be accepted unless the value is trivial and inconsequential। इसका मतलब ये होता है छोटी अमाउंट के गिफ्ट्स एक्सेप्ट करो, बड़े गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करने। ठीक है, और फिर अगर बड़े गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो उनको अप्रोप्रिएटली प्यार से थैंक यू बोल के रिजेक्ट कर दो। ठीक है, अगर आप शेयर्स ऑन करते हो, ये अगला थ्रेट आ गया, इसको आपने इस तरह से पढ़ लेना है। लिस्टेड के केस में क्या है, अनलिस्टेड के केस में क्या है, लोन्स एंड गारंटीज का क्या कहता है ये, ओवरड्यू फीस, पुरानी फीस आपकी रहती है, इसके केस में क्या कहता है, आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स बहुत पुराने हो गए, इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट है ऑडिट क्लाइंट के साथ, मतलब कि जिसका आप ऑडिट करते थे वहीं पे आपकी एम्प्लॉयमेंट होने लगी है, तो उसके बारे में क्या कहता है, कंटिजेंट फीस क्या होती है। इसको ना आपने एक दफा पढ़ लेना है काइंडली, और ये मैं आपको बताता हूँ कितने तक पढ़ना है। ये सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड था, इसी तरह से सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी है। ठीक है, लेट मी टेल यू, वैल्यूएशन सर्विसेज सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ गया, ये ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है फेमिलियरिटी थ्रेड आ जाता है, फिर आपके पास एडवोकेसी थ्रेड आता है, इंटिमिडेशन थ्रेड आता है, ये आ गया। ठीक हो गया, इनको आपने इस तरह से पढ़ना है कि लेट सपोज मैं कहता हूँ यार आप किसी कंपनी में शेयर्स ऑन करते हो, किस टाइप का थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, उसके अगेंस्ट नॉन लिस्टेड के लिए सेफ गार्ड क्या है और लिस्टेड के लिए सेफ गार्ड क्या है। ठीक है, पेपर के अंदर यही चीजें लिखने को मिलती हैं, पेपर के अंदर यहीं से मटेरियल मिलता है लिखने को। ये मैं आपको याद नहीं करा सकता, आपने बाकी चीजें जो मिस करता है आप उसको बस एक दफा पढ़ लेना, देख लेना, नजर से गुजार देना। लेकिन ये जो मैंने आपको चीजें दी हैं, जो पहले तो मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए याद करने के लिए, वो आपने रट लेने हैं काइंड। उसके बाद फिर मैंने आपको अभी ये बात दी है कि इन चीजों को आपने क्या करना है, एक दफा ठीक तरीके से पढ़ लेना है, 4 बार 5 बार सबको एक दफा देख के पढ़ना है। हर एक थ्रेट, उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड क्या है, इसको पढ़ना है। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट और उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड, 4 4 5 5 दफा पढ़ो ताकि आपको पता हो कि लिस्टेड के केस में क्या सेफ गार्ड है, नॉन लिस्टेड के केस में क्या सेफ गार्ड है। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो वहां पे यही चीज आपके काम आएगी और कुछ नहीं काम आना। ठीक है, नाउ हमारे आज के 2 टॉपिक्स रह गए हैं सिर्फ। एक है कॉन्फिडेंशियलिटी का। हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में अभी एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज कॉन्फिडेंशियलिटी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा था हम लोगों ने अभी, जिसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि भाई आप कभी भी किसी एक जगह की इंफॉर्मेशन उठा के दूसरी जगह पे नहीं देते। नाउ माय क्वेश्चन इज के व्हाट इफ वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास है वो एक लॉ के खिलाफ जाने वाली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज ब्रेकिंग द लॉ, वो लॉ तोड़ रही है इंफॉर्मेशन। तो उस केस में क्या आपके ऊपर ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको डिस्क्लोज करो, किसी अथॉरिटी को बताओ, पुलिस को बताओ। भाई कंपनी के अंदर आपको पता चला एक बंदा फ्रॉड कर रहा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो क्या किसी को नहीं दोगे? देनी तो है, लेकिन क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आप बाहर निकालोगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में यही चीज हम लोगों ने पढ़नी है। अगेन ये चीजें आपके सिर्फ फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, नो नीड टू मेमोराइज देम, लेकिन याद करना इस तरह से है, अगेन जिस तरह आप थ्रेड्स को पढ़ोगे वैसे ही आपने इसको भी पढ़ना है। कॉन्फिडेंशियलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर मटेरियल नहीं मिल रहा होता लिखने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ना है। Members acquiring information in the course of their professional work should not disclose such information to third parties without first obtaining proper and specific authority। मतलब जिस बंदे की इंफॉर्मेशन है उससे इजाजत लो।
तब तक आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते अनलेस देयर इज अ प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज, यानी लॉ कहता है डिस्क्लोज करो, कोर्ट ने बुला के बोला कि हमें बताओ भाई आपको क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता है, ये एक अलग केस है। लेकिन अगर आप इस केस के अलावा यानी लॉ को छोड़ के, इफ यू वांट टू लीव द लॉ अलोन, इसके अलावा आप डिसाइड करना चाहते हो कि क्या मुझे डिस्क्लोज करनी चाहिए, डिस्क्लोज का मतलब पब्लिक में किसी और को ये बात बतानी चाहिए नहीं, तो यू नीड प्रॉपर अथॉरिटी फॉर दैट। प्रॉपर अथॉरिटी का मतलब ये परमिशन आपको चाहिए। परमिशन किससे चाहिए? जिसकी वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसी से आपको चाहिए। ठीक है, अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती किस किस से है? अथॉरिटी नहीं, कहां से आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी? अपनी फर्म से भी मिल सकती है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फर्म के अंदर ऑडिटर हो, वहां से आपको मिलेगी। अच्छा, एट द सेम टाइम अपने क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वहां से मिल जाएगी आपको। आपका फ्यूचर क्लाइंट या जो फ्यूचर एम्प्लॉयर है आपका, जिसने आपको जॉब देनी है, वहां से आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Okay. Members of an assurance team should not disclose any information to anyone outside the engagement team, whether or not they work for the same firm. इसका मतलब ये कि भाई ये आप कर रहे हो ऑडिट अरेमको का, आपके साथ 10 बंदे और भी अरेमको का ऑडिट कर रहे होंगे, सेम कंपनी का 10 बंदों की टीम होगी, अकेले तो ऑडिट करने के लिए नहीं जाते। यहाँ पे दूसरी कंपनी है नेस्ले, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है हुज नेम इज अली, ये आपका है फ्रेंड, अब आप इसके साथ खाना भी खाते हो रोज, हालांकि आपकी अपनी टीम है। रैमको को ऑडिट के दरमियान में जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिले, आप अपने दोस्त जो कि आपकी ही फर्म से है उसको भी नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, अब आता है सर्कमस्टांसेस इन विच डिस्क्लोजर इज परमिटेड, मतलब कि आप कौन से केसेस के अंदर वो बात बाहर शेयर कर सकते हो। सबसे पहले डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर प्रोविजन इन एविडेंस इन द कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब कोई केस हो गया और जी कोर्ट ने ऑडिटर को बुला लिया, आपको बुला लिया, और फिर कोर्ट आपको कह रहा है कि जो आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता है वो मुझे बताओ, आप बताओगे, फिर नहीं रुकना। दूसरे केस के अंदर डिस्क्लोजर टू द अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लॉ दैट हैज कम टू लाइट, आपको पता चला एक कंपनी को ऑडिट करने के लिए गए कि भाई इस बंदे यहाँ का जो सीएफओ है वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, वो ड्रग्स सेल करता है, अपने लिए पैसे बनाता है, ये अगेंस्ट द लॉ है। अब किसी की इजाजत नहीं चाहिए, ना कोर्ट ने बुलाए, ना आपने उस बंदे से प्रॉपर स्पेसिफिक अथॉरिटी लेनी, आपने जाकर सीधा सीधा पुलिस को बता देना। ठीक है, इसके साथ साथ डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ इन एंड इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और द एम्प्लॉयर, मतलब लॉ से रिक्वायर्ड है या फिर आपको अथॉरिटी भी मिली हुई है, उस केस में तो वैसे ही डिस्क्लोज कर सकते हो, परमिशन ली हुई है मतलब। तीसरा केस, देयर इज अ प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि लेट्स सपोज भाई लॉ आपको कहता है, ना आपको लॉ कह रहा है कि डिस्क्लोज करो, ना आपने किसी से परमिशन ली है, फिर प्रोफेशनल ड्यूटी के ऊपर बात आ जाती है। प्रोफेशनल ड्यूटी 3 केसेस में होगी, 4 केसेस में होगी। कौन कौन से? एसीसीए आ गया आपकी फर्म में, देख रहा है कि आपने ऑडिट की क्वालिटी कैसे मेंटेन की थी, फिर एसीसी को आपने सब कुछ बताना है, एसीसीए को। ठीक है, अपनी प्रोफेशनल बॉडी को सब कुछ बताते हैं, या फिर कोई भी और प्रोफेशनल बॉडी, जैसे पाकिस्तान में होते हुए आई हैव डन एसीसीए, आई कैप आके देखता है ऑडिट कैसे किया था, तो मैं उसको बताता हूँ भाई ओजी किस मेरा एक क्लाइंट था, उसकी ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कॉन्फिडेंशियल, इसका मैंने ऑडिट ये किया, उनको बताना है फिर आप, ये प्रोफेशनल ड्यूटी में काउंट होता है। ठीक है, टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय एसीसी और रेगुलेटरी बॉडी, या फिर कोई भी और प्रोफेशनल बॉडी हो गई, मतलब उन्होंने कोई सवाल पूछ लिया तो फिर भी आप बताओगे। ये इस केस के अंदर ये अब लॉ भी नहीं मांग रहा और आपने प्रॉपर अथॉरिटी भी नहीं मांगी, मतलब परमिशन भी नहीं ली क्लाइंट से, फिर भी आपकी ये प्रोफेशनल ड्यूटी अब बनती है, क्योंकि आप प्रोफेशनल बंदे हो और आपका प्रोफेशनल बॉडी आपसे कह रही है डिस्क्लोज करने को। टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन द लीगल प्रोसीडिंग्स, के लेट सपोज भाई आपकी फर्म के ऊपर किसी ने केस कर दिया, आप गए कंपनी अरेमको का ऑडिट करने के लिए और अरेमको का ऑडिट आपने खत्म किया, बाद में पता चला अरेमको ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया कि इन्होंने हमारा ऑडिट ठीक से नहीं किया। अब आपके पास जो भी कोई लीगल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोर्ट मांगे ना मांगे, यू हैव द राइट टू डिस्क्लोज इट, क्योंकि इसी क्लाइंट ने आपके ऊपर केस किया था, आप अपनी ही जान बचाना चाह रहे हो तो फिर आप कर सकते हो। एंड फाइनली टू कंप्लाई विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स, अगेन अगर एथिक्स कहता है डिस्क्लोज कर सकते हो तो फिर कर दो, हालांकि एथिक्स इस तरह से नहीं कहते। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इनके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स को देखना है जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको इजाजत मिल गई, यानी कि या तो आपने क्लाइंट से इजाजत ले लिए कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में कहीं बाहर देना चाहता हूं, उसने इजाजत दे दी, या तो लॉ ने आपको बुलाया है, कोर्ट ने बुलाया है, या तो लॉ को आपने खुद से डिस्क्लोज करना है, या तो फिर प्रोफेशनल ड्यूटी है।
3 केसेस आपको पता चल गए कि इस 3 केसेस के अंदर मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर भी डिस्क्लोज करने से पहले हमेशा ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वेदर हार्म कैन बी कुड बी कॉज्ड बाय द डिस्क्लोजर, मतलब आपके इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की वजह से कोई किसी का नुकसान तो नहीं हो सकता। whether all relevant information is known and substantiated का मतलब क्या होता है? एविडेंस है। जो आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बोलने लगे हो, क्या उसके अगेंस्ट आपके पास कोई एविडेंस है? सिर्फ तब बोलो, एविडेंस है तो ना बोलो। ठीक है। whether the information is to be communicated to appropriate recipients, भाई ACCA का जूनियर बंदा आपसे मांग रहा है तो फिर तो नहीं दोगे ना। ACCA का सीनियर बंदा मांग रहा है फिर दोगे, तो रिसिपिएंट के हिसाब से भी डिसाइड करोगे। आपको पता चल गया आपके पास 3 केसेस है जिसमें आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। अब ये आपने याद करनी है। ठीक है। याद मतलब ऐसे पढ़नी है कि आपको रट जाए ये चीजें, ऐसे पढ़ो कि आपके माइंड में रिटेन रहे। अगर याद नहीं भी कर सकते, वो क्या है, एक तो लॉ ने रिक्वायर किया, लॉ 2 केसेस में करेगा, या तो कोर्ट आपको बुलाएगा और आपसे मांगेगा, या तो फिर आपने खुद लॉ को बताना होगा क्योंकि बहुत बड़ा कोई लॉ टूट रहा है। ठीक है। या तो फिर आपने किसी से इजाजत ले ली, फर्म के अंदर कंपनी से इजाजत ली हुई है रिटर्न। ठीक है। और या तो फिर प्रोफेशनल ड्यूटी है। इन 3 केसेस में भी अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो ना इन्फॉर्मेशन, तो ये 3 पॉइंट्स हमेशा अपने जहन में रखना। अगर इन 3 के ऊपर आप पूरा उतरते हो, सिर्फ तब भी आपने ऊपर वाले 3 पॉइंट्स 3 केसेस में डिस्क्लोज करनी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इसके अलावा एडिशनल भी पॉइंट्स हैं, ये रहे, ये रहे। इसके अलावा एडिशनल भी पॉइंट्स हैं। हाँ, अब यहां पे बात आती है कि बजाय, देखिए हमने 3 केसेस पढ़े। कोर्ट मांग रहे, मतलब लॉ, अगेन आपने अथॉरिटीज को बताना है, पुलिस को बताना है कोई लॉ टूट रहे, अगेन लॉ। ये एक केस हो गया। इसके साथ साथ अगला केस क्या था कि आपने इजाजत ली हुई है। इसके साथ साथ अगला केस क्या था कि प्रोफेशनल ड्यूटी है। ठीक है। आपने ये चीजें बतानी है। अब इन 3 केसेस में भी आपने देखना है कि भाई क्या मुझे डिस्क्लोज करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन या नहीं करनी चाहिए। वो कहां से आपको पता चले कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो ये रही वो चीज। ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आपके बैक एट द एंड, बैक ऑफ द हेड पे चलने चाहिए, मतलब ये भी आपने ख्याल रखना है चीजों का। द रिलेटिव साइज एंड अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड एट द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डैमेज। मतलब इस बात का ये है कि भाई आप ये भी तो देखो ना कि कितनी अमाउंट का डैमेज। अगर बहुत छोटी अमाउंट, लेट सपोज भाई मैंने फ्रॉड किया है $1000 में, इस कंपनी में बैठा हूं, मैं एक कंपनी को ऑडिट करने के लिए जाता हूं अरेमको का, मुझे पता चलता है कि भाई उसका सीएफओ है, उसने कंपनी के अकाउंट से $1000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। कंपनी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। ये अमाउंट कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं है ना? तो अब छोड़ दो। क्या आप जाके पुलिस को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दोगे? आप क्या जाके किस इजाजत लोगे किसी से? आपकी क्या प्रोफेशनल ड्यूटी भी होगी? ये चीज भी अपने माइंड में रखो। ठीक है। वेदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर लाइकली टू बी अफेक्टेड, मतलब उसके शेयर होल्डर्स जो हैं उन पे कोई इफेक्ट आएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो? अगर उन पे कोई इफेक्ट नहीं है तो फिर छोड़ो, अगर उन पे कोई इफेक्ट है तो फिर आप करो। ऊपर वाले 3 पॉइंट्स तो पहले आपने सोचने हैं ना। सबसे ऊपर वाले जो ये 3 पॉइंट्स थे, दीज 3 पॉइंट्स, ये तो सबसे पहली चीज है जो कि आपके माइंड में आनी चाहिए। नीचे वाले जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये भी एडिशनल चीजें बैक ऑफ द माइंड पे आपके होने चाहिए। द लाइक्लीहुड ऑफ रेपुटेशन, क्या ये फ्रॉड या एरर या फिर ये जो कोई भी मसला बना है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो मेरे पास लॉ टूटे है, भाई ये दोबारा भी हो सकता है या नहीं हो सकता? द रीजन ऑफ द क्लाइंट्स अनविलिंगनेस टू मेक द डिस्क्लोजर्स, के भाई क्या पता फ्रॉड हो चुका है कंपनी में, लॉ टूट चुका है, कंपनी के बड़ों को पता है लॉ टूटा है, अगर तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस मैटर को डिस्क्लोज करने लगे हैं, फिर आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कहीं बाहर। अगर वो नहीं करने लगे तो फिर आपको जरूरत है डिस्क्लोज करने की। द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, मतलब कितना बड़ा मसला है, छोटा मसला है तो ठीक है जाने दो, बड़ा मसला है तो फिर नहीं जाने देना। फिर रेलेवेंट लेजिस्लेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं इसके बारे में, उनसे भी बात करो। एंड फाइनली ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, ये लॉ टूटा था, अब बताओ कि इसके बारे में क्या करना चाहिए हमें। उसमें आप ये सारी बातें जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी ना, लेट सपोज लॉ रिक्वायर करता है, प्रोफेशनल ड्यूटी है, इनके बारे में लिख कर आते हो और ये 3 पॉइंट्स लिखते हो, लेकिन आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हो, still before disclosing this confidential information in the public or as a professional duty or as required by law, or even if you have gained the right, the permission to disclose this information from the client, still you should obtain a legal advice whether you should disclose this information या फिर नहीं। यानी कि लॉयर से पूछ लो कि भाई क्या मुझे ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की इजाजत है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल ड्यूटी, लॉ,
या फिर इवन कि जब मैंने इजाजत ली हुई है अपने क्लाइंट से, फिर भी लॉयर से पूछो क्या मैं इन 3 केसेस में, ये मुझे मेरा स्टैंडर्ड बताता था कॉन्फिडेंशियलिटी का, क्या अब आप बताओ क्या मैं इसको डिस्क्लोज करूं या ना करूं, ताकि आप बचे रहो कल को किसी केस से। ठीक हो गया? दिस वाज कॉन्फिडेंशियलिटी। अगेन आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है जिस तरह से मैंने भी आपको बताया। ठीक है? डिटेल में माइंड में रिटेन रखनी है सारी बातें। जब हम लोग क्वेश्चंस करे होंगे देन यू विल रिमेंबर कि ये तो सर ने बताया था, अब मैं दोबारा बुक खोल के इसको पढ़ूंगा। उस वक्त ये चीज ना हो। ठीक है? फाइनल टॉपिक फॉर टुडे, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको 2 मिनट में अंदर खत्म कराऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। F8 में भी पढ़ा था आपने। जब एक फर्म 2 कंपनीज का ऑडिट कर रही होती है और वो 2 कंपनीज आपस में कंपेटिटर्स हैं या सप्लायर एंड कस्टमर्स हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि शक क्या होता है कि लेट सपोज मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, यहाँ पे नेस्ले का एंड यूनिलीवर दोनों का मैं ऑडिट कर रहा हूँ। मेरी फर्म का नाम है केपीएमजी, आई एम ऑडिटिंग दीज बोथ कंपनीज। भाई केपीएमजी इन दोनों कंपनीज को ऑडिट करिए, यूनिलीवर की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन केपीएमजी के पास है, नेस्ले की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन केपीएमजी के पास है। क्या पता अंदर का केपीएमजी का कोई बंदा यूनिलीवर के साथ मिल के नेस्ले की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनको दे दे, इसको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा मार्केट में, नेस्ले को बीट कर सकते हैं। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होने का खतरा होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है? अब a conflict of interest arises when the same audit firm is appointed for 2 more companies that interact with each other. For example, they compete in the same market, they trade with each other, यानी एक कंपनी दूसरे को कुछ सप्लाई करती है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है आपस में, मतलब उन दोनों कंपनीज का कोई आपस में केस चल रहा है, फिर भी आप उन दोनों को ऑडिट करते हो। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ सेलर एंड बायर इन रिलेशन टू द सेम ट्रांजैक्शन। मतलब कि लेट सपोज आप सेलर, आप एक फर्म हो, आप फर्म होने के साथ साथ आपकी एक कंपनी में दोस्ती थी, उन्होंने बोला कि यार मुझे एक मशीन सेल करनी है। आप दूसरी कंपनी थी, उधर एक दोस्त था, उसने बोला मुझे एक मशीन बाय करनी है, तो आप इसको बोले कि यार तुम ये मशीन इसको बेच दो। ठीक है? आप इसको बेच दो। अब इस केस में भी क्या है, आपके आपने अपने 2 जानने वालों को मिला दिया आपस में। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो रही है और आप दोनों के एक जानने वाले हो, दोनों को ऑडिट भी करते हो, काम भी करते हो। सो दिस इज हाउ अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे जा सकती है। ठीक है? अब याद करने वाली बातें हैं ये। A conflict of interest may create a threat to the fundamental principle of objectivity and confidentiality. ये आपने याद करना है। It may be perceived that the auditor cannot provide objective services and advice to the company where it also audits a competitor. आगे क्या कहते हैं? अब आते हैं safeguards. ये safeguards again आपने याद करने हैं। देखिए ऊपर हम लोगों ने safeguards पढ़े साफी के safeguards, ठीक है? यहाँ पे आप पढ़े हो conflict of interest के safeguards और पेपर में इसी तरह से ये लिख कर आने होते हैं। ठीक है? Professional accountants should act in the best interest of the client. However, when conflict of interest exists, the firm should be arranged to avoid interest of one being adversely affected by those of the other to prevent a breach of confidentiality. मतलब ऐसे काम करोगे confidentiality का principle breach ना हो। In order to ensure this safeguard, number 1, the firm must disclose the nature of the conflict to the relevant parties and obtain consent to it. ये पहला safeguard है, kindly highlight कर लीजिएगा अपनी बुक में इसको। क्या कहते हैं कि भाई दोनों कंपनीज जिनका आप ऑडिट करते हो उनको बताओ कि मैं आप दोनों को ऑडिट कर रहा हूं और आप दोनों आपस में कंपेटिटर हो, या फिर ये हो या फिर वो हो, जो भी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों कंपनीज से परमिशन लो कि मैं आपका भी ऑडिट कर लूं और साथ साथ इनका भी कर लूं। दोनों से लो। अगर किसी ने परमिशन नहीं दी तो उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर एक को छोड़ना पड़ेगा आपको। दोनों से परमिशन लो। दिस इज द फर्स्ट सेफ गार्ड। इस चीज को याद कर लेना। द फॉलोइंग एडिशनल सेफ गार्ड्स भी होते हैं, 2 एडिशनल सेफ गार्ड्स हैं। क्या? सेपरेट इंगेजमेंट टीम्स यूज करो, मतलब दोनों क्लाइंट्स के ऊपर सेपरेट सेपरेट बंदे जाएं ऑडिट करने के लिए, एक बंदा दोनों क्लाइंट पे ना हो। ठीक है? फिर दूसरा क्या है? रिव्यू की जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ अप्रोप्रिएट सीनियरिटी। मतलब ऑडिट जब खत्म होने के हो तो उस ऑडिट का रिव्यू अप्रोप्रिएट तरीके से कराओ। ये सेफ गार्ड्स भी याद करने हैं। फिर एडिशनल थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए measures which should be taken to reduce the threat of disclosure include प्रोसीजर टू लिमिट एक्सेस टू क्लाइंट फाइल्स। क्लाइंट फाइल्स क्या होती हैं भाई? नेस्ले का ऑडिट खत्म हो गया तो उसके बाद उसकी सारी ऑडिट की फाइल बनेगी और वो किसी ऑफिस के कोने में पड़ी हुई होगी। यूनिलीवर का ऑडिट खत्म हो गया, उसकी एक फाइल बनेगी और कोने में पड़ी होगी। उन फाइलों को अब छुपा के रखो, क्योंकि फर्म के अंदर से कोई बंदा, अगर ये ऑडिट खत्म भी हो गया ना, ये फाइल उसके हाथ लग गई, तो वो ये इंफॉर्मेशन उठा के यूनिलीवर वालों को दे सकते हैं। तो प्रिवेंट करो कि हर बंदा, लिमिट कर दो एक्सेस उन फाइल्स तक।
ठीक है। फिर फिजिकल सेपरेशन रखो, मतलब एक फाइल एक ऑफिस में हो, दूसरी फाइल दूसरे ऑफिस में रखो। फिजिकल सेपरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सेपरेट प्रैक्टिस एरियाज, मतलब कोशिश करो कि ऑडिट भी डिफरेंट ऑफिस से करवाओ। जैसे केपीएमजी इज इन पाकिस्तान, इज विद इन इस्लामाबाद, विद इन कराची, तो नेस्ले का ऑडिट इस्लामाबाद से करो, यूनिलीवर का ऑडिट किधर से कराओ, कराची से कराओ। फिर जो ऑडिट टीम मेंबर्स थे जिन्होंने नेस्ले का ऑडिट किया और यूनिलीवर का ऑडिट किया, उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराओ कि कोई भी इंफॉर्मेशन टीम से बाहर नहीं जाएगी, जिसको बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। ठीक है। एंड फाइनली अपने टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग भी दो साथ साथ। ठीक हो गया। ये आपके हैं सेफ गार्ड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपने रटने हैं। देयर इज नो ऑप्शन हियर। अब इफ एडिक्वेट safeguards cannot be implemented and despite safeguard material or if consent is refused, यानी कि अगर आप safeguards ये जो लिखे हमने ये भी नहीं अप्लाई कर पा रहे, और अगर या तो फिर किसी एक बंदे ने ऑब्टेन आपने नहीं की कंसेंट, मतलब किसी ने एक ने इजाजत नहीं दी, सेफ गार्ड नंबर 1 जो यहाँ पे था क्या था, पहले तो दोनों को बताओ और दोनों से कंसेंट लो कि हम दोनों को, आप दोनों को ऑडिट कर सकते हैं। जब उन्होंने इजाजत दे दी फिर अगले सेफ गार्ड्स आपने लगाने थे, राइट। उससे पहले तो इजाजत लो। लेट सपोज आपको इजाजत ही नहीं मिली या इजाजत मिल गई उसके बाद आप सेफ गार्ड्स नहीं लगा पा रहे, तो उस केस में क्या है, द फर्म मस्ट एंड और डिक्लाइन टू परफॉर्म प्रोफेशनल सर्विसेज दैट वुड रिजल्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आपको कोई एक क्लाइंट आपको छोड़ना पड़ेगा उस केस के। ठीक हो गया। नाउ जो चीजें मैंने आपको पढ़ने के लिए दी है डिटेल में, काइंडली उनको पढ़िएगा। क्या चीजें मैंने आपको दी है डिटेल में पढ़ने के लिए, लेट मी गिव यू अ रिवीजन। मैंने आपको बोला है ये साफिम के जितने भी थ्रेट्स हैं इनके अगेंस्ट सेफ गार्ड्स आपने प्लीज, इसके जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में जितने थ्रेट्स हैं उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड्स क्या है, लिस्टेड नॉन लिस्टेड के केस में परसेंटेजेस उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड्स क्या है, लर्न देम बाय हार्ट, प्लीज लर्न देम। ठीक है, ये याद होंगे तो पेपर के अंदर एथिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में जो हमने पढ़ा, लर्न इट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो हमने पढ़ा, लर्न इट। ठीक है। फिर प्रोफेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमने पढ़ा, लर्न इट। इसके अलावा अगर आप बाकी सिर्फ पढ़ लो पूरे चैप्टर को, जो चीजें मैंने छोड़ी है, दैट इज मोर देन इनफ। वो बहुत है पेपर के लिए। मोर देन इनफ का मतलब ये है कि पेपर में वो कभी नहीं पूछा गया, ना कभी पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन उठाएंगे और एथिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि पेपर के अंदर एथिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, और वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम F8। याद रखें F8 में एक सेपरेट तरीका था, टेबल बनाया जाता था, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। सो मैं आपको बताऊंगा वो तरीका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारे एथिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाने हैं। मैं धड़ाधड़ काफी क्वेश्चंस, एक दो तो एटलीस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा एथिक्स के मैं आपको। जब एथिक्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे, आप मुझे करके भेजेंगे, देन हम लोग प्रोफेशनलिज्म की तरफ मूव करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड बाय बाय।